बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सैयद नसीब ज़ादा। स्टूडेंट्स, आज हम एक और अहम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है पी वैल्यू और प्रोबेबिलिटी वैल्यू। पी स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस, इम्कान। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक रिसर्च से रिलेटेड टॉपिक है। इस पी वैल्यू की ऊपर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। व्हाट इज हाइपोथेसिस? एक मफरूजा है, एक एजम्पशन है, एंड इट मे बी द पॉसिबल आंसर ऑफ द प्रॉब्लम विच मे बी ट्रू और विच मे बी रॉन्ग। तो अगर एक एजम्पशन को, एक मफरूजू को, एक हाइपोथेसिस को हम गलत साबित करना चाहते हैं तो हम पी वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। साइंटिस्ट ने या जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है या इकोनॉमिस्ट है, वो पी वैल्यू का तयन करते हैं अपने हिसाब से। तो चलो टॉपिक की तरफ चलते हैं, फिर एग्जांपल के जरिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज पी वैल्यू? पी स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली पी वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी that the result of a chemical experiment or chemical research happened by chance, assuming there is no real effect. पी वैल्यू से हम ये टेस्ट करते हैं कि आया हमारा जो रिजल्ट है, रिसर्च वर्क का जो नतीजा है, ये कहीं बाई चांस तो नहीं आया है। क्या ये रियल है या बाई चांस है? तो पी वैल्यू की तयन से वो उसके लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, हम ये टेस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, वी परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स मींस फॉर एग्जांपल टेस्टिंग अ कैटलिस्ट। हम एक कैटलिस्ट को टेस्ट करते हैं कि क्या ये कैटलिस्ट एक केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है या नहीं। मतलब ये कैटलिस्ट इफेक्टिव है या नहीं। क्या रियली कैटलिस्ट ने रिएक्शन को स्पीड अप किया या रिएक्शन बाय चांस स्पीड अप हो गया। कंपेयरिंग यील्ड्स, हम पैदावार को भी, प्रोडक्ट्स को भी कंपेयर करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट के जरिए पैदावार जो आते हैं हमारे पास, फिर रिपीट करते हैं कि आया ये सेम यील्ड प्रोड्यूस होता है या इसमें वेरिएशन आता है। इसके अलावा मेजरिंग कंसंट्रेशन, हम मुख्तलिफ सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं, फिर वो रिपीट करते हैं कि कहीं हमारा रिजल्ट बाई चांस तो नहीं आया, ये रियल है या बाई चांस है। तो इसके लिए हम बार बार उसको रिपीट करते हैं, कंसंट्रेशन मेजरमेंट को। स्टूडेंट, एक्चुअली एज एक्सपेरिमेंट्स हैव एरर्स, चूंकि एक्सपेरिमेंट्स में इंसानी गलतियां भी होती है, हमसे गलतियां भी हो सकती है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी बाज़ औक़ात काम करना छोड़ देते हैं, सही रिजल्ट नहीं देते। इस तरह फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल कंडीशन, टेम्परेचर का बढ़ना घटना, प्रेशर का इंक्रीज होना डिक्रीज होना, ये मुख्तलिफ फैक्टर्स एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर असरअंदाज होते हैं और इससे रिजल्ट मुतासिर होता है। एज एक्सपेरिमेंट्स हैव एरर्स एंड वेरिएशंस, सो वी यूज पी वैल्यू टू डिसाइड। चूंकि एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स, उसमें एरर्स भी होते हैं, उस रिजल्ट में वेरिएशन भी होता है। कभी हमारे पास एक रिजल्ट आता है, जब दोबारा हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तो दूसरा रिजल्ट आता है। तो इसको टेस्ट करने के लिए कि क्या ये रिजल्ट बाय चांस है और रियल है, तो हम पी वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। पी वैल्यू से डिसाइड करते हैं, प्रोबेबिलिटी वैल्यू से डिसाइड करते हैं। जितना भी पी वैल्यू कम होगा तो रिजल्ट का बाय चांस होना कम होगा और ये रियल होगा एक्सपेरिमेंटल वर्क। जितना भी पी वैल्यू ज्यादा होगा, प्रोबेबिलिटी वैल्यू ज्यादा होगा, तो रिजल्ट का बाय चांस आना ये ज्यादा होगा। तो इसमें रियलिटी कम होगी। स्टूडेंट्स, एक्चुअली हम पी वैल्यू से ये टेस्ट करते हैं, इज द रिजल्ट इज रिलायबल, क्या ये रिजल्ट ठीक है,
काबिल यकीन है, काबिल भरोसा है, इस पर हम यकीन कर सकते हैं। इज देयर अ रियल केमिकल इफेक्ट, क्या कैटलिस्ट का या किसी और चीज का रियली एक इफेक्ट है या नहीं है। इज इट जस्ट अ रैंडम वेरिएशन, क्या ये सिर्फ एक चेंज होने वाला रैंडम वेरिएशन है। तो इसको हम टेस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स एक्चुअली केमिस्ट यूज, ये बात याद रखनी है, केमिस्ट यूज पी इक्वल्स आर इक्वल टू 0.05, 5% की इसका मतलब है। तो 5 अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो उससे 0.05 आता है, 5% इज द स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड फॉर सिग्निफिकेंस। मतलब मेरा ये है कि साइंटिस्ट पी वैल्यू 0.05 मुंतखब करते हैं एज अ स्टैंडर्ड, और इस प्रोबेबिलिटी वैल्यू से हम अपने रिजल्ट का डेटा कंपेयर करते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी वैल्यू इतना ही आता है तो इसका मतलब यह है कि रिजल्ट का बाय चांस होना कम है और इसमें रियलिटी ज्यादा है। तो ये एक स्टैंडर्ड है, एक रेफरेंस है, इससे हम एक्सपेरिमेंटल डाटा को कंपेयर करते हैं। स्टूडेंट्स एक्चुअली प्रोबेबिलिटी वैल्यू हेल्प्स, ये हमारी मदद करता है, वैल्यू हेल्प साइंटिस्ट टू चेक इफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आर मीनिंगफुल, कि क्या एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स मीनिंगफुल है, रिलायबल है, काबिल यकीन है, कहीं बाई चांस तो नहीं है। तो ये एक स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स असल में हम आते हैं हाइपोथेसिस की तरफ, और ये दो हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसका जानना इंतहाई जरूरी है, ये हेल्पफुल है इन द पी वैल्यू डिस्कशन। हाइपोथेसिस मैंने आपको बताया कि ये एक एजम्पशन है, ये एक मफरूजा है, ये एक फर्ज की हुई बात है, एंड इट इज द पॉसिबल आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। ये ट्रू भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि मफरूजा है, फर्ज की हुई बात है। दो हाइपोथेसिस है स्टूडेंट्स, एक को हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। नल मीन्स जीरो, दैट नो चेंज विल अकर, नो इफेक्ट। इसको हम जीरो से जाहिर करते हैं एच, हाइपोथेसिस के लिए एच का इस्तेमाल करते हैं, और जीरो के ये जीरो नल के, नल मीन जीरो, जिसकी चीज का एग्जिस्टेंस नहीं होता, नलीफाई या जीरो, तो इसको एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब यह है कि नो इफेक्ट, असर नहीं होगा। क्या असर नहीं होगा, ये भी एक बात है ना, क्या असर नहीं होगा। असल में नल हाइपोथेसिस का मतलब यह है कि द सिचुएशन बिफोर क्राइसिस एंड आफ्टर क्राइसिस विल रिमेन्स द सेम। मैं एक बात आपको बताता हूं, पेंडेमिक कोविड-19 जो कि एक वबाई मरज था, कोरोना वायरस 2019, कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19, तो अगर उस वक्त एक मफरूजा बनाया जाता है कि बिफोर पेंडेमिक एंड आफ्टर पेंडेमिक द कंट्री सिचुएशन, द फाइनेंशियल सिचुएशन विल रिमेन्स द सेम, ये एक मफरूजा है। तो ये तो फर्ज की हुई बात है। अब इसको हमने टेस्ट करना है बाय एक्सपेरिमेंट, कि क्या वाकई कोरोना से पहले और कोरोना के बाद हालात एक जैसे होंगे। अगर हालात एक जैसे रहते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस एक जैसे रहते हैं, कोई असर नहीं होता, नो इफेक्ट, तो फिर तो ये ट्रू हो गया। अगर हालात बदल जाते हैं, कोरोना से पहले के हालात या एक वबाई मर्ज ले लीजिए, पेंडेमिक जिसको कहते हैं, अगर हालात पेंडेमिक से पहले और है, बाद में और है, तो इसका मतलब यह है कि नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। सेम कंडीशन वाला हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, और हमारे पास फिर आता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हम फिर एक और मुतबादिल मफरूजा बनाते हैं कि नहीं, हालात एक जैसी नहीं रहेंगे,
ये हम मफरूजा बनाते हैं। तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है? जिसका कोई असर नहीं होता, नो इफेक्ट। और यह मैंने लिखा है, आपने जूम करके देखना है कि नल हाइपोथेसिस हमें बताता है दैट सिचुएशन बिफोर क्राइसिस एंड आफ्टर क्राइसिस विल रिमेन द सेम एंड देयर विल बी नल चेंज, देयर विल बी नो चेंज। ये हमारा एक मफरूजा है। अब इस मफरूजे को मैं केमिस्ट्री के दायरे कार में लाता हूं। वो क्या है? वो ये है, A catalyst does not increase the rate of reaction। ये मेरा एक मफरूजा है कि कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप नहीं करता। ये नल हाइपोथेसिस है। नल मींस सेम। विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन एंड ऑफ यूजिंग कैटलिस्ट द रिएक्शन विल हैव द सेम स्पीड। ये मेरा एक हाइपोथेसिस है। अब इसको मैंने टेस्ट करना है बाय एक्सपेरिमेंट कि क्या हुआ। कहीं A catalyst doesn't increase the rate of chemical reaction। अगर रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट के इस्तेमाल से इंक्रीज हो गया तो इट विल बी रिजेक्टेड एंड देन एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विल कम दैट कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है दूसरा H1। डिफरेंस के लिए यहां पर 0 यहां पर 1 लिखा है। देयर इज एन इफेक्ट के कोई असर होगा। पेंडेमिक वबाई मरज से पहले हालात एक जैसे होंगे और बाद में बदलेंगे। विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन का रेट एक जैसा होगा और कैटलिस्ट के इस्तेमाल के बाद रिएक्शन का रेट मुख्तलिफ होगा, इफेक्ट होगा। तो क्या नल हाइपोथेसिस में हम कहते हैं कि नल होगा, इफेक्ट नहीं होगा। कैटलिस्ट डजंट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फिर ये होगा कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये एक मुतबादिल हाइपोथेसिस होगा। अब टू प्रूव द नल हाइपोथेसिस रॉन्ग, अगर हमने नल हाइपोथेसिस को रॉन्ग साबित करना है, वी यूज डाटा एंड डेड एक्सपेरिमेंट्स। हम एक्सपेरिमेंट्स की तरफ जाते हैं, हम हालात की तरफ जाते हैं। 2 एग्जांपल मैंने कहे, पेंडेमिक से पहले हालात और बाद के हालात सेम होंगे, दिस इज नल हाइपोथेसिस। अब अगर मैंने इसको प्रूव करना है तो मैंने डेटा लेना है मुल्क की माईशत का, ग्रास जीडीपी का कि बिफोर क्राइसिस क्या हालात है, फिर आफ्टर क्राइसिस उसका हालात का इजाज़ा लेना है, दोनों को कंपेयर करना है। अगर सेम टू सेम है तो फिर इट इज एक्सेप्टेड, अगर बदल गई देन इट इज रिजेक्टेड। ये वाला मैंने एक रिएक्शन कैरिड आउट करना है विदाउट यूजिंग अ कैटलिस्ट, उसका टाइम नोट करना है, फिर कैटलिस्ट को इस्तेमाल करना है, उसका टाइम, रिएक्शन रेट का टाइम नोट करना है। अगर सेम आ गया तो नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, मेरा मफरूजा ठीक है। अगर रिएक्शन स्पीड अप हो गया, टाइम में तब्दीली आ गई, तो देन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विल बी एडॉप्टेड। स्टूडेंट्स, एग्जांपल की तरफ आते हैं, इससे आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। इफ वी टेस्ट a new catalyst in a reaction, अगर हम केमिकल रिएक्शन में एक नए कैटलिस्ट का टेस्ट करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं कि क्या इस कैटलिस्ट के इस्तेमाल से रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, रफ्तार बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कोई असर नहीं होगा, इफेक्ट होगा या नो इफेक्ट, नो इफेक्ट और देयर इज एन इफेक्ट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, रिएक्शन टाइम विदाउट कैटलिस्ट हमने नोट करना है, बगैर कैटलिस्ट की रिएक्शन करवाना है, और जब कंप्लीट हो जाता है रिएक्शन तो इसका टाइम नोट करना है। लेट्स से द रिएक्शन कंप्लीट्स इन 10 मिनट्स, ये मैंने नोट किया। अब मैंने उसी रिएक्टेंट्स को, उन रिएक्टेंट्स को बरकरार रखना है और उसमें कैटलिस्ट डालना है, फिर रिएक्शन को दोबारा रिपीट करना है और जितने टाइम में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं उसको नोट करना है। सो रिएक्शन विद अ कैटलिस्ट, टोटल टाइम कितना लगा? 6 मिनट्स। तो चेंज तो आ गया ना, देयर इज एन इफेक्ट, तो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। नल मींस कि टाइम सेम टू सेम रहेगा विदाउट कैटलिस्ट एंड
विद कैटलिस्ट, वो तो सेम नहीं रहा, मैंने टेस्ट किया, तो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की तरफ जाते हैं। आफ्टर एनालिसिस, आफ्टर एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के बाद पी वैल्यू अगर हमारे पास आता है 0.2 और 2%, इसी 0.2 पर 0.02, only 2% chances are there that the null hypothesis is correct. Only 2% chances. So it means कि null hypothesis, जो hypothesis हमने पेश किया था कि before without using catalyst and with catalyst reaction का टाइम एक होगा, उसकी सिर्फ 2% चांसेस है, सिर्फ 2% चांसेस है, तो इट विल बी रिजेक्टेड। स्टूडेंट्स, अब आते हैं इसकी तरफ, कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन ये होगा, कैटलिस्ट रियली इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। चूंकि विद कैटलिस्ट जो केमिकल रिएक्शन हमने कैरिड आउट किया वो कम टाइम में कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब ये है दैट अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स यहां पे आते हैं, अगर स्मॉल पी वैल्यू होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, स्मॉल पी वैल्यू, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू यहां पर मैंने लिखा है। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? ये पी प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज इक्वल टू 0.05। अगर ये पी वैल्यू इससे कम आती है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 से कम है, लेस देन 0.05, then the result is statistically significant. जितना भी पी वैल्यू कम होगा, बाय चांस रिजल्ट आने का इम्कान कम होगा और नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट होगा। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आता है ये एक्चुअल होगा। सिमिलरली इसका उल्टा लिखिए, लार्ज पी वैल्यू, इफ पी वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05, वैल्यू ज्यादा आ गया, इसका मतलब यह है कि रिजल्ट का बाई चांस होना, उसका परसेंटेज बढ़ गया। अब जो रिजल्ट आता है तो वो रिलायबल नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि चांसेस ज्यादा है कि ये जो डेटा आए है ये बाई चांस है, क्योंकि पी वैल्यू बढ़ गया। रिजल्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट, तो वो रिलायबल नहीं होगा, वो रिजल्ट रिलायबल नहीं होगा, आप उसके ऊपर यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई, chances of coming the result with by chance has been increased. P value actually, students यहां पर मैंने लिखा है P value, probability of getting by chance, probability of getting by chance, तो जितनी ज्यादा होगी तो getting the result by chance ज्यादा होगा और reliability कम होगी। Used in chemical analysis or chemical experiments to test the results. इस वैल्यू का इस्तेमाल हम करते हैं केमिकल रिजल्ट्स के टेस्ट करने के लिए कि हमारे पास जो रिजल्ट आया है एक्चुअल है और बाय चांस है। तो जितनी भी पी वैल्यू ज्यादा होगा, रिजल्ट का बाय चांस आना ज्यादा होगा, रिजल्ट फेक होगा। और अगर पी वैल्यू कम है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू कम है, तो पी तो हमें चांस जाहिर करता है, तो चांस कम होगा। जब गेटिंग द रिजल्ट बाय चांस कम होगा तो एक्चुअल रिजल्ट होगा, ये इट विल बी एक्सेप्टेड। इट हेल्प्स टू डिसाइड वेदर एन इफेक्ट इज रियल और नॉट। ये हमें ये भी बताता है कि ये जो रिजल्ट आया है ये रियल है या बाय चांस है। तो ये दो इंपॉर्टेंट एरियाज आपने नोट करने हैं। स्मॉल पी वैल्यू which means the p value is less than 0.05, तो रिजल्ट का चांस बाय चांस आना कम है, वैल्यू कम है, द रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट स्टैटिस्टिकली। लार्जर पी वैल्यू, अगर पी वैल्यू थ्रेशोल्ड से स्टैंडर्ड वैल्यू सी ग्रेटर है, ग्रेटर देन 0.05, तो रिजल्ट का बाय चांस आना भी ज्यादा है। ये रिजल्ट बाय चांस आया है क्योंकि पी प्रोबेबिलिटी है, ये तो सपोर्ट करता है नल हाइपोथेसिस को, तो रिजल्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट। सो स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट इज यूज्ड इन रिसर्च मेथडोलॉजी। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।